हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपनी अगली क्लास। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं अपनी पिछली वीडियो के बारे में, जिसमें हमने क्या अध्ययन किया है इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। देखो, कल सबसे पहले हमने अपने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की थी, अर्थशास्त्र का परिचय। और इसमें हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र पुस्तक और अर्थशास्त्र विषय के बारे में। मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र पुस्तक अलग है और जो अपना विषय है अर्थशास्त्र वो अलग है। सबसे पहले हमने अर्थशास्त्र पुस्तक की बात की थी, और अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसकी रचयिता है कौटिल्य। और दूसरी तरफ हमने बात की थी अर्थशास्त्र विषय की, जिसका जनक है एडम स्मिथ। तो हमें ध्यान रखना है अपनी विषय के बारे में। अर्थशास्त्र है, इस विषय का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। 1776 में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन आपको इसका शॉर्ट में नाम ध्यान रखना है, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्र का धन। और इसी कारण अर्थशास्त्र विषय का जनक हम एडम स्मिथ को मानते हैं। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र पुस्तक है, उसका लेखक तो है कौटिल्य, और दूसरी तरफ अर्थशास्त्र विषय है, इसके जनक हैं एडम स्मिथ। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो हमारा आंसर होगा एडम स्मिथ। और यदि पूछे कि अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर होगा कौटिल्य। और इस अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसकी लैंग्वेज है संस्कृत, इसकी भाषा है संस्कृत। उसके बाद में हम अध्ययन करते आगे, हमने अध्ययन किया है वार्ता शब्द का। देखो, वार्ता शब्द का आशय होता है विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, जैसे कृषि करना, व्यापार करना एवं वाणिज्य। तो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के लिए कौटिल्य ने वार्ता शब्द का प्रयोग किया। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में हमने भारतीय प्रमुख आर्थिक चिंतकों के बारे में अध्ययन किया कि भारत के कौन कौन से ऐसे अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले हमने नाम देखा दादा भाई नौरोजी का। इसके बारे में हमने जाना कि इन्होंने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी, और वो की थी 1868 में। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले विद्वान हुए, अर्थशास्त्री हुए दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में हमने दूसरे चिंतक के बारे में देखा, महात्मा गांधी। इन्होंने स्वदेशी की अवधारणा और ट्रस्टी सिद्धांत दिया था। उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। अमर्त्य सेन, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबल पुरस्कार मिला था। उसके बाद में नाम आता है आर.सी. दत्त। इन्होंने भारत में गरीबी की अवधारणा पर अपना अध्ययन किया। उसके बाद में 6 नंबर पे है पी.सी. महालनोबिस। तो ये कुछ प्रमुख भारतीय आर्थिक चिंतक हैं। कम से कम आपको 2 भारतीय आर्थिक चिंतकों के नाम ध्यान में रखने हैं। दादाभाई नौरोजी है, महात्मा गांधी है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, अमर्त्य सेन है, आर.सी. दत्त है और पी.सी. महालनोबिस है। तो 2 का नाम आपको पता होना चाहिए। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का। आपने पिछली क्लास 11th क्लास में पढ़ा है कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं इनको 5 भागों में बांटा गया है। जब से अर्थशास्त्र का विकास प्रारंभ हुआ है तब से लेकर अब तक अर्थशास्त्र की 5 प्रकार की परिभाषाएं विकसित हो चुकी है। तो सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो आती है अपनी धन प्रधान परिभाषा। आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में कि अर्थशास्त्र की सबसे जो पहले परिभाषा है वो धन प्रधान परिभाषा है, और यह एडम स्मिथ द्वारा दी गई है। तो ध्यान रखना, धन प्रधान परिभाषा है, ये एडम स्मिथ द्वारा दी गई। उसके बाद में 2 नंबर पर इसकी परिभाषा आती है कल्याण संबंधी या कल्याण प्रधान परिभाषा, और इस परिभाषा का प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल को माना जाता है। प्रोफेसर मार्शल के साथ साथ इसमें एक नाम और आता है पिगू का। तो ध्यान रखना,
कल्याण प्रधान परिभाषा है वो मार्शल द्वारा दी गई। उसके बाद में 3 नंबर जो परिभाषा आती है वो आती है दुर्लभता, या इसे कहते हैं सीमितता प्रधान परिभाषा, और यह परिभाषा दी गई थी रॉबिन्स के द्वारा। उसके बाद में भारतीय अर्थशास्त्री हुए हैं, उनका नाम है जे.के. मेहता, और जे.के. मेहता ने अर्थशास्त्र को आवश्यकता विहीनता परिभाषा के रूप में परिभाषित किया है। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय चिंतक का नाम जिन्होंने अर्थशास्त्र को आवश्यकता विहीनता के रूप में परिभाषित किया। उसके बाद में अंतिम जो परिभाषा आती है वो आती है विकास संबंधी परिभाषा, और ये विकास संबंधी परिभाषा है वो दी गई थी सैमुअलसन द्वारा। तो इसका पता होना चाहिए। देखो अभी तक जितनी भी पीछे जो वार्षिक एग्ज़ाम हुई है आपकी पिछली क्लासों में, उनमें हर बार इन 5 परिभाषाओं में से एक प्रश्न देखने को मिला है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये 5 परिभाषाएं। आपको परिभाषा का नाम ध्यान रखना है और इनका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखना, धन प्रधान परिभाषा एडम स्मिथ, कल्याण संबंधी परिभाषा प्रोफेसर मार्शल, दुर्लभता या कहते हैं सीमितता प्रधान परिभाषा है वो रॉबिन्स के द्वारा, और आवश्यकता विहीनता भारतीय आर्थिक चिंतक जे.के. मेहता, और लास्ट विकास प्रधान परिभाषा है वो सैमुअलसन द्वारा दी गई है। तो ये 5 प्रकार की परिभाषाएं हैं, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। क्रम ध्यान रख लेना, और आपको परिभाषा का प्रकार और इसके प्रतिपादक के बारे में ध्यान होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। परिभाषाओं के बाद आती है अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में। देखो प्रकृति का मतलब होता है कोई विषय विज्ञान है या कला है। तो कोई विषय या तो विज्ञान हो सकती है या फिर कला हो सकती है, लेकिन हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है वो दोनों, ये ध्यान रखना, अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र क्या है, कला भी है। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, तो हमारा आंसर हमेशा रहेगा अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र कला भी है। अब कोई विषय विज्ञान कब कहलाता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कोई विषय विज्ञान कब होता है, या फिर कह सकते हैं कोई विषय कला कब होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विज्ञान की। देखो कोई भी विषय विज्ञान तभी कहलाता है जब उस विषय का हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप से। देखो कोई भी विषय है वो विज्ञान कब कहलाता है, जब हम उस विषय का क्रमबद्ध रूप से और नियमबद्ध रूप से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वह विषय किस श्रेणी में आता है, विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखना, विज्ञान किस विषय को कहा जाता है, जिस विषय का अध्ययन क्रमबद्ध और नियमबद्ध रूप से किया जाता है वह विषय विज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं हम कला की। देखो कोई विषय कला कब होता है, कब होती है, या कहते हैं किस विषय को हम कला कह सकते हैं, या किस कार्य को हम कला के रूप में जानते हैं। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, कला है वो किसी कार्य को उचित पद्धति या श्रेष्ठ तरीके से करना ही क्या कहलाता है, कला कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पता है देखो जब डीजे चलता है तो उसकी धुन पर हर कोई अपने हाथ पैर हिलाकर नाचना स्टार्ट कर देता है, तो हम उसे कला थोड़ी कहेंगे, कभी नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसी कार्य को, नाचने को एक उचित पद्धति या श्रेष्ठ तरीके से करता है तो हम कहते हैं कि इसमें क्या है, नाचने की कला है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी कार्य को उत्तम पद्धति से या श्रेष्ठ तरीके से करना ही क्या कहलाता है, कला कहलाता है। ठीक है, विज्ञान क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है और कला किसी कार्य को श्रेष्ठ तरीके से करना कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। आपको पता है अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। तो देखते हैं अर्थशास्त्र विज्ञान क्यों है, इसके पक्ष में तर्क देखते हैं। पहला तर्क दिया जाता है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन है वो क्रमबद्ध और नियमबद्ध रूप से किया जाता है। आपने ऊपर पढ़ा है विज्ञान की परिभाषा, तो वो विज्ञान की परिभाषा है वो ही क्या है, अर्थशास्त्र के अनुसार। देखो अर्थशास्त्र का भी क्या करते हैं, क्रमबद्ध और नियमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है।
अर्थशास्त्र में क्या होते हैं? नियम और सिद्धांत होते हैं। जैसे विज्ञान में नियम और सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी क्या होते हैं? नियम और सिद्धांत होते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र क्या होगी? एक विज्ञान होगी। तो ये दूसरा तर्क हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अर्थशास्त्र में भविष्यवाणी की जाती है। अर्थशास्त्र में भविष्यवाणी की जा सकती है। देखो आपको पता है, जैसे मौसम विज्ञान होता है तो वो मौसम की भविष्यवाणी करता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र में भविष्यवाणी की जा सकती है। इसलिए हम अर्थशास्त्र को क्या मानते हैं? विज्ञान मानते हैं। और लास्ट तर्क दिया जाता है कि अर्थशास्त्र है वो क्या है? पर बल देता है। अर्थशास्त्र वास्तविक स्थिति पर बल देता है, और वास्तविक स्थिति का संबंध होता है वो होता है क्या है से। तो अर्थशास्त्र है वो क्या है पर बल देता है, इसलिए अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है? विज्ञान है। तो हमने विज्ञान होने के पक्ष में तर्क देखा कि अर्थशास्त्र का क्रमबद्ध व नियमबद्ध अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र में नियम और सिद्धांत होते हैं। अर्थशास्त्र में भविष्यवाणी की जा सकती है, और अर्थशास्त्र क्या है पर बल देता है। तो ये अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष में क्या है? तर्क है। उसके बाद में हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के कला होने के पक्ष में तर्क, कि अर्थशास्त्र कला क्यों है, इसके पक्ष में तर्क देखते हैं। पहले बात करते हैं, पहला तर्क दिया जाए कि जो अर्थशास्त्र में नियम और सिद्धांत होते हैं, ये तो आपने पढ़ा है नियम और सिद्धांत होते हैं, इसलिए तो विज्ञान है। जो अर्थशास्त्र में नियम और सिद्धांत होते हैं वो हमेशा क्या नहीं होते? सत्य नहीं होते, इसलिए अर्थशास्त्र क्या है? कला है। फिर दूसरा तक देखते हैं। देखो आपको पता है विज्ञान में प्रयोगशाला होती है, लेकिन अर्थशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं होती, इसीलिए अर्थशास्त्र क्या है? कला। विज्ञान में प्रयोगशाला होती है, लेकिन अर्थशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं होती, इसलिए अर्थशास्त्र क्या है? कला है। उसके बाद में तीसरा तक देता है कि अर्थशास्त्र में जो भविष्यवाणी होती है, ऊपर पढ़ा आपने, भविष्यवाणी होती है, लेकिन ये भविष्यवाणी हमेशा क्या नहीं होती? सत्य नहीं होती। तो सत्य नहीं होती, इसका मतलब अर्थशास्त्र क्या है? एक कला है। उसके बाद में अर्थशास्त्र है वो क्या होना चाहिए पर बल देता है, जबकि विज्ञान किस पर देता है? क्या है पर बल देता है। लेकिन अर्थशास्त्र किस पर बल देता है? क्या होना चाहिए, मतलब काल्पनिक स्थिति या आदर्श स्थिति पर बल देता है, और आदर्श का संबंध हमेशा कला से होता है। इसलिए अर्थशास्त्र वो क्या होना चाहिए पर बल देता है, इसी कारण अर्थशास्त्र क्या है? एक कला है। तो कला होने के पक्ष में हमने तर्क देखा कि अर्थशास्त्र में जो नियम और संबंध होते हैं वो कभी सत्य नहीं होते। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र में जो नियम और संबंध होते हैं वो सत्य नहीं होते। अर्थशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं होती, इसलिए कला है। अर्थशास्त्र में भविष्यवाणी हमेशा क्या नहीं होती? सत्य नहीं होती, इसलिए अर्थशास्त्र कला है। और अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए पर बल देता है, इसलिए अर्थशास्त्र है वो कला है। तो हमने देखा अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में भी है और अर्थशास्त्र कला के रूप में भी है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है? तो हमारा आंसर हमेशा होगा अर्थशास्त्र है वो कला एवं विज्ञान दोनों। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र हमेशा कला और विज्ञान है, केवल विज्ञान भी नहीं है और केवल कला भी नहीं है। अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान और कला दोनों है। तो हमने अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया, और प्रकृति में हमेशा कला और विज्ञान के बारे में बातें की जाती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं, जो हमारा विषय है, इसकी कितनी शाखाएं हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसका अध्ययन करते हैं। देखो अर्थशास्त्र की शाखाएं, तो अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम 1933 में, ध्यान रखना ये डेट आपको पता होनी चाहिए, अर्थशास्त्र को 1933 में रेगनर फ्रिश, इस अर्थशास्त्र का नाम भी आपको पता होना चाहिए। 1933 में रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में विभाजित किया। पहली है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरी है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1933 में सर्वप्रथम
रेगनर फ्रिश द्वारा अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में विभाजित किया। एक का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। 1933 में रेगनर फ्रिश द्वारा इसका विभाजन किया गया था। अब बात करते हैं इसकी एक एक शाखाओं का। तो सबसे पहले शाखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और व्यष्टि शब्द है वो अंग्रेजी भाषा क्या होता है, माइक्रो शब्द से बना है या माइक्रो शब्द का पर्यायवाची है। व्यष्टि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम, माइक्रो। और माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। सूक्ष्म माइक्रो बोलते हैं, जैसे माइक्रो लेंस आता है, सूक्ष्मदर्शी हिंदी में बोलते हैं। उसी प्रकार माइक्रो शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म या छोटा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम केवल छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं या एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं। तो पता होना चाहिए व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो अंग्रेजी के माइक्रो शब्द का पर्यायवाची है और माइक्रो शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो इससे एक परिभाषा निकल कर आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म। आपको ध्यान में रखना है व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक ही, आपको ध्यान रखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म। अगर आपसे कोई पूछे व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है, तो आपका आंसर हमेशा कौन सा होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म। केवल एक एक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है किस अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। आगे बात करते हैं इसकी दूसरी शाखा का। उस शाखा का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र या कह सकते हैं इसको अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र है वो अंग्रेजी के मैक्रो शब्द का क्या है, पर्यायवाची। ये समष्टि शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के मैक्रो शब्द का पर्यायवाची है और ये मैक्रो शब्द है इसका अर्थ होता है विस्तृत या बड़ा। ये मैक्रो शब्द है, इसका अर्थ होता है विस्तृत या बड़ा। अतः हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि में छोटी इकाइयों का और व्यष्टि में बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो इससे एक परिभाषा निकल कर आती है समष्टि अर्थशास्त्र की, कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, ध्यान रखना, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि में तो हम केवल एक व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का मतलब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल आय, कुल बचत और कुल विनियोग। मतलब कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में सभी इकाइयों का या कुल का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल आय, कुल बचत, कुल विनियोग आदि।
तो दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र है जो ऊपर पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं, इनका अन्य नाम है कीमत सिद्धांत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जबकि जो हमारा समष्टि या मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसे हम आय व रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसे कीमत सिद्धांत के नाम से, और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र है उसे आय व रोजगार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी क्लास कल स्टार्ट होगी।